रिसेंटली अभी जुजुत्सु काइसेन की एक फैन मेड मांगा आई थी जो जेजेके की ऑफिशियल एंडिंग के बाद ही अनाउंस हो चुकी थी। इस फैन मेड मांगा का जो प्रमोशन है वो इतनी जोरों शोरों से चल रहा था कि कई सारे एनिमेटिवर्स ने इस चीज को न्यूज में कवर भी किया था, मतलब अपनी वीडियोस के अंदर। जेजेके के जो फैंस हैं जिन्होंने ये मांगा बनाई है उनका ये कहना था कि जेजेके की जो ऑफिशियल एंडिंग है वो इतनी ज्यादा बुरी है कि उससे अच्छी एंडिंग हम तुम लोग को देंगे, जस्ट वेट फॉर द न्यू ईयर। इसकी जो ये फैन मेड मांगा है वो ऑफिशियली रिलीज तो हो चुकी है, लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी तो पढ़ना भी मत। इसको पढ़ने के बाद ना भाई सच कहता हूँ, जो ऑफिशियल एंडिंग है उसके लिए मेरे दिल में जगह बढ़ चुकी है, उसके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई वीडियो सीरीज में जिसका नाम होने वाला है व्हाट इफ गोजो वाज अलाइव। तो जुजुत्सु काइसेन की जो न्यू फैन मेड मांगा आई थी उसको इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और इसकी एंडिंग तो गोबर के ऊपर चेरी के जैसी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब मैंने और हमारे हिडन राइटर ने ये चीज डिसाइड करी कि क्यों ना जेजेके के ऊपर एक व्हाट इफ सीरीज बनाई जाए। देखो, मैं तुम लोग को पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 235 के आगे की स्टोरी को कवर करने वाले हैं जो कि हमने लिखी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेजेके चैप्टर 235 में राइटर ने गोजो को विनर डिक्लेयर कर दिया था और अब गोजो को विनर डिक्लेयर करने के बाद कहानी इसके आगे ऐसे शुरू होती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि गोजो का जो हॉलो पर्पल था वो इतना ज्यादा भयंकर था कि उसके अटैक पूरा शिबुया तहस नहस हो जाता है। जब धुआं हटता है तो हम लोग देखते हैं कि गोजो शॉक में है, क्योंकि जिस जगह पर सुकुना को पड़ा होना चाहिए उस जगह पर मेगुमी पड़ा है, वो भी बेहोश, और मेगुमी की बॉडी के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई होती। गोजो मेगुमी की बॉडी को उठाकर जुजुत्सु हाई ले जा रहा होता है, लेकिन जुजुत्सु हाई वाले अभी भी मेगुमी से डर रहे होते हैं। उनको अभी भी ये डर है कि कहीं सुकुना मेगुमी की बॉडी के ऊपर फिर से टेक ओवर ना कर ले। गोजो जुजुत्सु हाई वालों को बताता है कि सुकुना मर चुका है, क्योंकि उसको सुकुना की प्रेजेंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रही और शायद गोजो के अटैक से सुकुना की सोल ही वैनिश हो चुकी है। ऑल्दो जुजुत्सु हाई वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन वो करते भी क्या, क्योंकि गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसकी बात को टाला भी नहीं जा सकता। अगर उस साले को गुस्सा भी दिलाया तो किसी ना किसी के चेहरे पर ऐसा घुसंड धर के मारेगा कि उससे सबके चेहरे लाल हो जाएंगे। तो जुजुत्सु हाई से परमिशन ना मिलने के बावजूद भी गोजो मेगुमी को शोको के पास ले जाता है उसे ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए, क्योंकि मेगुमी अभी भी बेहोश पड़ा है। यहाँ मेरी शोको मेगुमी का ट्रीटमेंट कर दिया और वहाँ हमारा यूटा पहुंचा पाता है केंजाकू के पास उसको मारने के लिए। नाउ बिलीव मी, इस बार केंजाकू वर्सेस यूटा बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल पर होने वाला है। एक साइड हमारा यूटा है जो कि अपनी सारी कॉपी करी हुई कर्स टेक्निक से एक के बाद एक केंजाकू के ऊपर अटैक किए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास केंजाकू भी है जो अपनी आज तक की सारी अब्सॉर्ब करी हुई कर्स स्पिरिट्स का यूज करके यूटा के ऊपर अटैक कर रहा है। इतनी सारी कर्स स्पिरिट्स को देखकर यूटा रीका को समन कर लेता है और अब रीका इन सारी कर्स स्पिरिट से लड़ने लगती है और वहीं अपना यूटा अपनी स्वॉर्ड निकालकर केंजाकू के अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन केंजाकू के गोटे भी छोटे नहीं है, उसने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली, वो भी कई सारी कर्स स्पिरिट्स को कंबाइन करके एक स्वॉर्ड बना लेता है और अब वो यूटा से लड़ने लग जाता है स्वॉर्ड फाइट। एक तरफ यूटा और केंजाकू का स्वॉर्ड क्लैश चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी रीका बहुत ही बेरहमी से उन सारी कर्स स्पिरिट को चीर फाड़ रही होती है। अब जैसे ही केंजाकू यूटा के डिफेंस में छोटा सा होल देखता है, छोटी सी ओपनिंग देखता है, वैसे ही वो अपनी एंटी ग्रेविटेशनल कर्स टेक्निक का यूज करके यूटा को एक ब्लैक होल टाइप की चीज में बहुत ही बुरी तरह से फंसा देता है। अब ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आया कि यहाँ पर अभी हुआ क्या और केंजाकू के पास ये एंटी ग्रेविटी टेक्निक आखिर आई कहाँ से। तो जब केंजाकू काओरी इतादोरी की बॉडी में था, यानी कि यूजी की माँ की बॉडी में था, तब उसने काओरी की इन्ने टेक्निक को सीख लिया था जो थी एंटी ग्रेविटी। अब यूटा से लड़ते टाइम जब उसको यूटा पे अटैक करने का मौका मिला तब उसने अपनी इस एंटी ग्रेविटी टेक्निक को कर्स टेक्निक रिवर्सल के साथ यूज किया, जिसकी वजह से उसने यूटा के जो आसपास का ग्रेविटेशनल पुल है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। अब इससे यूटा उसी एरिया में फंस गया जो कि अब उसके लिए एक ब्लैक होल का काम कर रहा है। ये देखकर रीका तुरंत ही यूटा के पास आ जाती है और उसको वहां से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन केंजाकू लगातार रीका के ऊपर अपनी कर्स स्पिरिट्स को भेजे जा रहा है। रीका के पास टाइम और एनर्जी दोनों ही कम थे, इसीलिए वो यूटा को अपने मुंह में रखकर उस ब्लैक होल से बाहर निकाल लेती है। लेकिन ऐसा करने से रीका को बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी का यूज करना पड़ा था और इसीलिए वो भी वहां से डिसअपियर हो जाती है। ये देखकर यूटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो केंजाकू के सामने आकर बोलता है, अब यूटा के डोमेन में बहुत सारी स्वॉर्ड्स होती हैं और हर एक स्वॉर्ड्स के अंदर अलग अलग कर्स टेक्निक स्टोर होती है। यूटा जिस भी स्वॉर्ड को उठाएगा वो उस स्वॉर्ड की कर्स टेक्निक को एक बार यूज कर पाएगा। ये थे यूटा के डोमेन के कुछ बेसिक रूल्स जो कि हमें एक्चुअल मांगा में भी बताए जा चुके हैं। अपने डोमेन में यूटा रैंडमली एक स्वॉर्ड को उठाता है एंपिंगो। उस स्वॉर्ड के अंदर यूटा को मिलती है तोगे इनुमाकी की कर्स स्पीच। यूटा इस कर्स टेक्निक का यूज करते हुए बोलता है फ्रीज और केंजाकू अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। यूटा मौके का फायदा उठाता है और अपनी तलवार उठाकर केंजाकू का गला काट देता है और केंजाकू का गला कटते यूटा का डोमेन भी टूट जाता है। केंजाकू के मरते ही यूटा ये चीज नोटिस करता है कि केंजाकू ने जितनी भी कर्स स्पिरिट्स को रिलीज किया था उन सारी कर्स स्पिरिट्स में से एक कर्स स्पिरिट
अभी भी जिंदा है और वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। ये चीज देखकर यूटा अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उस कर्स स्पिरिट के पास उसको मारने जा ही रहा होता है, लेकिन इससे पहले उस कर्स स्पिरिट में से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में यूटा भी बहुत ही हेवीली इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ गोजो को बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी एमिट करती हुई फील होती है और वो बाकी सारे सॉर्सर्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां यूटा जख्मी पड़ा हुआ है। यूटा अपनी थोड़ी आंखें खोलता है और देखता है कि केंजाकू ने मरने से पहले मर्जर को एक्टिवेट कर दिया था और ये मर्जर बहुत ही क्रीपी सा मॉन्स्टर बन चुका है जिसके अंदर से इतनी हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी रिलीज हो रही है कि इस सिचुएशन में यूटा से सांस भी नहीं ली जा रही ढंग से और इसकी वजह से यूटा वहीं पर बेहोश भी हो जाता है। वो मर्जर पूरे जापान में अंधाधुंध तबाही मचा रहा है और उसके लगातार तबाही मचाने और लगातार उसके अंदर से इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी रिलीज होने की वजह से बहुत सारे नए और पावरफुल कर्सेस भी जन्म ले रहे हैं और वो सब मिलकर पूरे जापान में और भी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। इसी मोमेंट पर गोजो बाकी सारे सॉर्सरर्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और ये नजारा देखकर उन सब की फटके 66 हो जाती है और इनफैक्ट हाकारी तो लड़ाई करने से ही मना कर देता है। मर्जर को देखते ही गोजो उस पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल होलो पर्पल का यूज करता है और माकी भी अपनी सोल स्पिरिट कटाना को लेकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। गोजो बाकी सारे सॉर्सरर्स को ऑर्डर देता है कि उनको जितने भी छोटे मोटे कर्सेस हैं उन सबको मारना होगा। यहाँ पर गोजो इस चीज को भी रियलाइज करता है कि जो होलो पर्पल उसने अभी यूज किया था उसका आउटपुट 200% था। अब मैंने तुम्हें बताया था कि मर्जर के अंदर से इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी रिलीज हो रही है जिसकी वजह से नए कर्स जन्म ले रहे हैं और जो पुराने कर्स हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं और इसी वजह से इस वर्ल्ड का जो पावर बैलेंस है वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मर्जर की जो कर्स एनर्जी है वो बस अपने आसपास के कर्सेस को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बना रही बल्कि वो अपने आसपास की सारी कर्स टेक्निक्स का आउटपुट भी बढ़ा दे रही है। इसीलिए गोजो को मारा हुआ नियरली 100% वाला होलो पर्पल वो मर्जर को जाकर 200% पे हिट हुआ था, वो भी बिना किसी रिचुअल या चैंटिंग के। लेकिन गोजो को वहीं पर तुरंत ये चीज समझ में आ जाती है कि ये जो 200% वाला होलो पर्पल था वो मर्जर को एक्चुअली में हिट हुआ ही नहीं था, वो मर्जर को टच होने से पहले ही वैनिश हो चुका था। 200% होलो पर्पल गोजो की इतनी ज्यादा भयंकर और इतनी ज्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक है कि ये अटैक उसने सुकुना के अगेंस्ट लड़ाई में स्टार्टिंग में ही यूज किया था, वो भी तब जब वो सुकुना से कई किलोमीटर्स की दूरी पर खड़ा था और फिर भी इस अटैक की वजह से उसने सुकुना की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। लेकिन यहाँ तो गोजो मर्जर के सामने खड़ा है फिर भी इस 200% होलो पर्पल से वो मर्जर का बाल तक नहीं उखाड़ पाया। गोजो इस चीज को जल्दी समझ जाता है कि उसे मर्जर की कर्स टेक्निक को काउंटर करके उसे एक बार में ही खत्म करना होगा। इसीलिए गोजो मर्जर से थोड़ी सी दूरी पर एक बिल्डिंग पे जाके खड़ा हो जाता है और माकी से कहता है कि वो उसके लिए थोड़ा टाइम बाय करे। यहाँ गोजो अपने होलो पर्पल के आउटपुट को बढ़ाने के लिए चैंटिंग और रिचुअल शुरू कर देता है और वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ की मर्जर के साथ अटैक करते करते उसके सिर पर चढ़ जाती है और अटैक करना शुरू कर देती है उसके सिर पर ही। इनकी फाइट बस थोड़ी सी देर चलती है और मर्जर माकी को अपने सिर से पकड़कर जमीन पर दे मारता है जिसकी वजह से माकी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन मर्जर के सिर पर जहाँ पर माकी ने अपनी सोल स्पिरिट कटाने से अटैक मारा था वहां पर बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और अब ये कर्स एनर्जी एक बीम की फॉर्म में निकलने वाली है। मर्जर उस बीम को माकी के ऊपर यूज करने ही वाला होता है लेकिन तभी वहां बाकी सारे सॉर्सरर्स के साथ गोजो आ जाता है और उसका एक हाथ हवा में होता है। उसके हाथ के ऊपर एक बहुत ही मैसिव साइज का होलो पर्पल है। गोजो चैंटिंग खत्म करता है और अपने होलो पर्पल को कंप्रेस कर एक लेजर बीम की तरह मर्जर पे शूट कर देता है जिसकी वजह से मर्जर कट के बीच में से आधा हो जाता है। अब इसके बाद मर्जर के अंदर से इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी रिलीज होती है कि गोजो को सारे सॉर्सरर्स को अपने बैरियर के अंदर लेना पड़ता है। गोजो इस बैरियर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि अब वहां पर एक बहुत ही मैसिव ब्लास्ट होने वाला था। इस ब्लास्ट के बाद जैसे ही गोजो का बैरियर टूटता है वैसे ही बाहर देखकर गोजो की आंखें चौंधिया जाती हैं। गोजो वहां पर क्या देखता है अगर तुम्हें भी ये जानना है तो इसके लिए तुम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम इसका सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। बाकी तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, हमारे हिडन राइटर को भी जरूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, मैं तुम्हें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।